जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी और हम देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री ओल्ड एनसीईआरटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। 25वां चैप्टर दर्शन से रिलेटेड बना दिया था, वो आपको एंड में स्क्रीन पर या फिर देख लीजिएगा, एंड में स्क्रीन पर वो आ जाएगा। ठीक है। आज का जो टॉपिक है यानी कि जो चैप्टर है वो 26वां है, भारत का एशियाई देशों से सांस्कृतिक संपर्क। इम्पोर्टेंट है, कभी भी प्रश्न जो है बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूं दोस्तों, अनअकैडमी पर चल रही है T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिसंबर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, फ्री टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी सीएससी। जो लोग यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो वहाँ पर जाकर के टेस्ट लगा सकते हैं। T20 टेस्ट सीरीज, इसके अंदर होगा क्या, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं वाई, क्यों इस T20 टेस्ट सीरीज है वो क्यों। तो इसमें आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, ठीक है, डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे आपको सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, ठीक है, एस्पिरेंट के लिए। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि टॉप अनअकैडमी जो एडुकेटर्स हैं उनके द्वारा ये बनाए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस आने की संभावना जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, जैसा कि अभी तक अनअकैडमी का जो रहा है। ठीक है, डिटेल एनालिसिस भी मिलेगा इसका टॉप अनअकैडमी के जो एडुकेटर हैं आतिश माथुर द्वारा और आनंद अग्रवाल द्वारा। ठीक है, रैंकिंग भी आपकी होगी यदि आप लाइव इसे ज्वाइन करते हो। ठीक है, लाइव आपको ज्वाइन करना पड़ेगा जब ये चल रहा हो, इसकी टाइमिंग जितनी भी है उस टाइम पर आपको आना है, वो अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, और ये एक मज़ेदार बात ये है इसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये पेपर आप दे सकते हो। ठीक है, तो हमारे चैनल पर हिंदी का थोड़ा सा रहता है ज़्यादा, तो उन लोगों की भी ये संभावना जो है पूरी हो जा रही है कि हिंदी में आप टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस अबाउट टेस्ट क्या है, इस टेस्ट के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। इसमें होगा क्या क्या, 20 प्रश्न होंगे इसमें, 20 मिनट में आपको देने होंगे, 20 मिनट में करने हैं और 40 मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स का एक प्रश्न होगा। डेली 7:30 बजे शाम को ये टेस्ट आप ज़रूर एक तरह से इसे लाइव देखिएगा, लाइव कीजिए, जिससे आपकी जो है क्षमता में वृद्धि हो सके। ठीक है, यूपीएससी के एमसीक्यू सॉल्व करने में। डिटेल टेस्ट एनालिसिस सेशन भी इसमें दिए जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, और ये एनरोल कैसे करना है ये थोड़ा सा सुन लीजिए। पहले सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ से आपको अनअकैडमी का लर्निंग जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, उसे रजिस्टर कर लीजिए। यदि आपने डाउनलोड पहले से कर रखा है तो साइन अप कर लीजिएगा इसे। और यदि आप वेबसाइट पर देख रहे हैं तो टेस्ट सेक्शन में चले जाइएगा, यूपीएससी सीएससी के टेस्ट सेक्शन में जब आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा सी ऑल। तो सी ऑल पर जब आप क्लिक कर दोगे उसके बाद एनरोल करने के लिए बोला जाएगा टेस्ट सीरीज फॉर फ्री। ठीक है, यहाँ पर आपको एनरोल करना होगा। ठीक है, लेकिन ये एनरोल होगा जब आप एक रेफरल कोड है हमारा उसको यूज करेंगे। वो रेफरल कोड है क्या, वो है आपका एग्जाम मेट जी 10 यानी कि EME10, ये डालना है आपको रेफरल कोड EME10। ठीक है, और 2021 के लिए मेंस हो चाहे वो प्री हो, ठीक है, उस सब के लिए लाइव क्लासेस और टेस्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए और ये वाला कोड लगा करके EME10 आप अनलॉक कर पाएंगे प्लस सब्सक्रिप्शन, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जाइए जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और एक्सपीरियंस लीजिए अनअकैडमी पर। ये दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे तो हम बहुत ही स्लो देखेंगे। जो लोग भी सीरियस हैं, मुझे पता है कि 1000 के आसपास सीरियस लोग मिलते हैं। ठीक है, बाकी सब तो भेड़ चाल है। तो आप लोग जितने भी हैं 1000-2000 लोग हैं वो डेली इन वीडियोस को देखिएगा, काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, जोड़ करके बताता हूँ सारी चीज़ों को, और जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उनको भी मैं आपको मेंशन करता जाता हूँ कि प्रश्न कैसे बन सकते हैं यहाँ से, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन स्मृतिकारों और टीकाकारों ने कहा है कि समुद्र यात्रा नहीं करनी चाहिए। मध्यकालीन जो स्मृतिकार थे, टीकाकार थे, उन्होंने क्या कहा था, समुद्र यात्रा नहीं करनी चाहिए।
इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अतीत में बाहरी दुनिया से भारत का संपर्क नहीं था। ठीक है, तभी तो ऐसी बात कहेंगे ये लोग, पर ऐसी बात नहीं है। भारत हड़प्पा युग से ही अपने एशियाई पड़ोसियों से संपर्क में बने हुए हैं। आप सभी को पता है मेसोपोटामिया वगैरह इन सब से क्या होता था, फारस की खाड़ी से हमारा व्यापार होता था हड़प्पा काल में। भारतीय व्यापारी लोग मेसोपोटामिया के नगरों तक पहुँचे, जहाँ ईसा पूर्व 2400 से ईसा पूर्व 1700 के बीच उन व्यापारियों की मोहरें पाई गई हैं। हमारे हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पर जो है मोहर पाई गई है मेसोपोटामिया की। ईसवी सन के आरंभ से भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, और पश्चिम एशिया और रोमन साम्राज्य के साथ वाणिज्य संपर्क बनाए थे। हम लोग बता चुके हैं कि किस प्रकार भारतीय स्थल मार्ग चीनी रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। ठीक है, भारत का स्थल मार्ग चीनी रेशम मार्ग जो था, आजकल आधुनिक युग में भी बनाया जा रहा है वो चीन द्वारा। ठीक है, पर फिर से वही प्रभुत्व एक तरह से हासिल करने के लिए रेशम मार्ग, इस वजह से क्योंकि रेशम का जो है सबसे बड़ा व्यापारिक जो साझीदार था उस समय, जो रेशम उत्पादन करता था, वो चीन ही था। इस वजह से उसे रेशम मार्ग जो है बोल दिया जाता है ना। पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ भारत के वाणिज्यिक संबंधों की चर्चा भी की जा चुकी है। यानी कि ये पिछले जो चैप्टर हैं उनमें चर्चा की गई है, लेकिन हम इनमें से क्या निकालेंगे, इन चैप्टर्स जो लास्ट के जो चैप्टर हैं इनसे जो भी प्रश्न बन सकते हैं हम उनको निकालने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त भारत ने पड़ोसी देशों में धर्म प्रचार विजेता व्यापारी भेजे, जिन्होंने वहाँ पर बस्तियाँ बनाईं। बौद्ध धर्म के प्रचार से श्रीलंका बर्मा चीन और मध्य एशिया के साथ भारत के संपर्क बढ़े। अधिक संभव है कि ईसा पूर्व तीसरी सदी, ठीक है, इस समय मौर्य साम्राज्य था, ठीक है, तीसरी सदी में अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म प्रचारक श्रीलंका भेजे गए थे। ठीक है, अच्छा ये बताइए कौन अशोक ने किसको भेजा था, एक नाम था, आप बताइए, केवल जनरल नॉलेज के लिए कमेंट में की बताइएगा। ठीक है, ईसा पूर्व दूसरी और पहली सदी के छोटे ब्राह्मी अभिलेख जो हैं श्रीलंका में पाए गए हैं। ठीक है, ब्राह्मी लिपि भारत में प्रचलित थी, उत्तर भारत में, लेकिन वो लिपि कहाँ पर पाई गई है, श्रीलंका में पाई गई है। कालांतर में बौद्ध धर्म ने श्रीलंका में स्थायी तौर पर अपने पैर जमा लिए थे और ईसवी सन की आरंभिक सदियों में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से बर्मा अर्थात आधुनिक म्यांमार की ओर हुआ। तो इसको नोट कर लीजिए कि भारत श्रीलंका में जो था बौद्ध धर्म का प्रचार बर्मा और आधुनिक म्यांमार में कब हुआ था, ईसवी सन की आरंभिक सदियों में। ठीक है, इसी प्रकार से लिखा आएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ईसवी सन की आरंभिक सदियों, समझ रहे हैं, यानी कि जो बोलते हैं ना ईसा पूर्व ईसा बाद। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि जो 1 ईस्वी से लेकर के 100 ईस्वी के बीच में आप मान सकते हो कि इनका प्रचार कहाँ पर हुआ, बौद्ध धर्म का बर्मा और आधुनिक म्यांमार में हुआ। डायरेक्ट रख दिए जाएंगे इस प्रकार के, इसे नोट कर लीजिएगा आप। बर्मी लोगों ने बौद्ध धर्म के थेरवाद को विकसित किया। तो ये अभी यदि प्रश्न आ जाए कि थेरवाद का जो विकास था वो कहाँ पर हुआ, तो किन्होंने किया, बर्मा के लोगों ने किया, म्यांमार के लोगों ने किया था। ठीक है, और बुद्ध की आराधना में अनेक मंदिर और प्रतिमा बनाई। इससे भी महत्व की बात यह है कि बर्मा और श्रीलंका के बौद्धों ने प्रचुर बौद्ध साहित्य की रचना की जो भारत में दुर्लभ थे। श्रीलंका में समस्त पाली मूल ग्रंथ संग्रहित किए गए और उन पर टीकाएँ की गईं। ठीक है, बौद्ध धर्म भारत में तो लुप्त हो गया, पर श्रीलंका में इस धर्म के अनुयायी भारी संख्या में रहे। ठीक है, वहाँ आज भी यह स्थिति है। अभी आप जानते हो कि चीन हुआ, म्यांमार हुआ, ठीक है, श्रीलंका हुआ, यहाँ पर भी बौद्ध धर्म जो है प्रचलन में है। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में ही कई भारतीय धर्म प्रचारक चीन, मध्य एशिया, अफगानिस्तान,
जाकर बौद्ध धर्म का उपदेश देते रहे। चीन से बौद्ध धर्म कोरिया और जापान पहुंचा। ये बौद्ध धर्म की एक तरह से हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है कैसे कहाँ पहुंची, इस प्रकार से कोई प्रश्न बन जाए, आपको संस्कृत से रिलेटेड कोई प्रश्न बन जाए, मेंस में बन जाए, तो आपको एक नोट्स इसका बना लेना चाहिए। जो महत्वपूर्ण बातें हैं अब मैं पढ़ता जा रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें बताता जा रहा हूँ, इस प्रकार आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। फाहियान और हुएनसांग जैसे चीनी यात्री बौद्ध धर्म ग्रंथ और सिद्धांतों की खोज में ही भारत आए थे। अब आप देखिए, ये तो हुए कॉन्सेप्ट। अब आपको फैक्चुअल क्या, आपने यदि चीज़ें पढ़ी होंगी तो आप बताइए। चलिए, हुएनसांग किसके काल में आया था भारत, और फाहियान किसके काल में आया था भारत, बताइए। दोनों का आपको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है। अंततः यह संपर्क दोनों देशों के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ और बौद्धों की एक बस्ती चीन स्थित तुन वार्ड में बस गई, ठीक है, जहां से मलभूमि के उस पार जाने वाली मरुभूमि के उस पार जाने वाली वणिकों की टोलियां अपनी यात्रा शुरू करती थीं। थोड़ा सा मिस हो गया है ना यहाँ पर, ये थोड़ा सा पुरानी एनसीईआरटी है तो इसको जो है बनाते समय दिक्कत आई है, प्रॉब्लम आई है, लेकिन मैं समझा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीयों ने रेशम उपजाने का जो कौशल था वो चीन से सीखा था, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। रेशम जो उपजाना है वो किससे सीखा था, चीन से सीखा था, और चीनियों ने बौद्ध चित्रकला भारत में सीखी थी। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इन दोनों पॉइंट को, कि चीनियों ने भारत से क्या सीखा, चित्रकला सीखी थी, और भारतीयों ने रेशम उपजाने की कौशल सीखा था, ठीक है। आ सकते हैं ये आपको जो आपके बनते हैं ना प्रश्न, उनमें ये आ जाएगा और आप देखते रह जाओगे यार क्या लगाएं इसका, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो चीज़ें हैं उनको नोट करते जाइएगा, धीरे धीरे बताऊंगा, देखिए मैं आराम से। यदि आपको पढ़ना है तो ऐसे ही होती है, बाकी तो सब ड्रामा है, फालतूबाजी है। प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के दो और महान केंद्र थे, अफगानिस्तान और मध्य एशिया, ये भी थे बौद्ध धर्म के। अफगानिस्तान में बुद्ध की बहुत सी मूर्तियाँ और कई विहार मिले हैं। बेग्राम और बामयान, ठीक है, जो इस देश के उत्तरी भाग में है, ऐसे पुरावशेषों के लिए प्रख्यात हैं, ठीक है। यहाँ पर पुरावशेष मिले हैं बामयान और बेग्राम, ठीक है। बेग्राम की हाथी दांत की दस्तकारी मशहूर है। तो कभी भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आए कि बेग्राम से हाथी दांत को एक तरह से संबंध करना है, ठीक है, बेग्राम यानी हाथी दांत, बाई चांस मैचिंग करने के लिए कभी आ जाए तो, जिसमें कुषाण काल की भारतीय कलाकारी के समानता है। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति जो है ईसवी सन के आरंभिक वर्षों में चट्टानों की काटकर बनाई गई थी, ठीक है, बामयान का गौरव बढ़ा रही है। ये सबसे बड़ी जो मूर्ति है अफगानिस्तान में, बामयान में मिली बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति है ये, ठीक है। कब बनी थी ये, कहाँ बनी थी, बामयान में, अफगानिस्तान में, और कब बनी थी ये, किस सदी में बनी थी, ईसवी सन के आरंभिक वर्षों में, यानी कि 1 से लेके 50-100 मान लीजिए, 1 से लेके 30 के आसपास मान लीजिए, यानी कि 1 सन, 2 सन, 3 सन, ठीक है, इस प्रकार से कितना मानोगे आप, 30 तक मान लीजिए। आरंभिक मतलब 10 से 20-30 साल के अंदर आरंभिक आप कह सकते हो। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेगा यहाँ से, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा इस वाले, ठीक है। यहाँ अनगिनत प्राकृतिक और कृत्रिम गुफाएं हैं, कहाँ पर, बामयान में, जिनमें बौद्ध भिक्षु रहते थे। अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म 7वीं सदी तक जमा रहा था। तो अफगानिस्तान में इस फैक्ट को आप लिख लीजिएगा कि 7वीं सदी तक जमा रहा था। इस सदी में इस्लाम ने इसे अपदस्त कर दिया। इसके बाद आप सभी को पता है 6वीं सदी में इस्लाम का जन्म हो गया था और उसने जो है अपना जो है आधिपत्य जमाना स्थापित कर दिया था।
पश्चिम से यानी कि मध्य एशिया से स्टार्ट होकर के और वो इधर की साइड आने लग गया था, ठीक है, भारत की ओर। ऐसी ही गतिविधियां मध्य एशिया में भी हुई थी। मध्य एशियाई क्षेत्रों में कई स्थानों पर उत्खननों के फलस्वरूप कई बौद्ध विहार, स्तूप और अभिलेख प्रकाश में आए हैं और भारतीय भाषाओं में लिखी पांडुलिपियां मिली हैं। कुषाण शासन के विस्तार के फलस्वरूप खरोष्ठी लिपि में लिखी प्राकृतिक भाषा मध्य एशिया में फैली, ठीक है। कहाँ से? कुषाण काल के शासन के विस्तार के फलस्वरूप हुआ था कि खरोष्ठी लिपि जो प्राकृतिक भाषा में कहाँ पर पहुंची थी? मध्य एशिया में फैल गई थी पूरे, जहाँ ईस्वी की 4वीं सदी में अनेक प्राकृतिक अभिलेख भी और पांडुलिपियाँ मिली हैं, ठीक है। तो इनको नोट करते जाइएगा। डिटेल में जब हम डिटेल वाले चैप्टर पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे इनके बारे में। लिखित भाषा का प्रयोग प्रशासनिक और दैनंदिन पत्राचार यानी कि रोजाना के जो पत्राचार हैं में तथा बौद्ध धर्म के परिरक्षण और प्रचारण में भी होता था, ठीक है। लिखित भाषा का प्रयोग कहाँ पर होता था? समाचार पत्रों में और बौद्ध धर्म के प्रचार में, ठीक है। पत्राचार में होता था, समाचार पत्र नहीं, पत्राचार जो होते हैं लिखने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई प्रश्न बन जाए कि भाषा का प्रयोग किस लिए होता था, कि पत्राचार के लिए होता था, ग्रंथों के परिरक्षण के लिए होता था, ठीक है, लिपिबद्ध करने के लिए होता था, तो आपको क्या करना है? पत्राचारों में बड़ा अटक जाओगे आप। पत्राचार होता था कि नहीं होता था पता नहीं, लोग पत्र लिखते थे या फिर डायरेक्ट मुंह से भेजते थे, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको ये नोट कर लेना है, एक एक शब्द एनसीईआरटी का दोस्तों इम्पोर्टेंट होता है, वहीं से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म की प्रमुखता 7वीं सदी के अंत के आसपास रही। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म की जो प्रमुखता है कब रही? 7वीं सदी के अंत तक। उसके बाद तो आपको पता ही है इस्लाम धर्म जो है फैलने लग गया था, अभी बात ही की थी हमने। भारतीय संस्कृति दक्षिण पूर्व एशिया में भी पहुंची, लेकिन बौद्ध धर्म के माध्यम से नहीं, ठीक है। भारतीय जो संस्कृति है दक्षिण पूर्व एशिया में भी पहुंची है, लेकिन बौद्ध धर्म के माध्यम से नहीं, वो पहले ही पहुंच चुकी थी। बर्मा को छोड़कर अन्य देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार मुख्यतः ब्राह्मणीय धर्म के जरिए हुआ था, ठीक है। बर्मा के पेगु और मोलमैन स्वर्ण भूमि कहलाते हैं। ये दो जो शहर हैं पेगु और मोलमैन स्वर्ण भूमि कहलाते हैं, ठीक है। ये नोट नहीं करने लग जाना है कि पेगु मोलमैन ये स्वर्ण भूमि कहलाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे। कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ उसको समझने का आप प्रयास करेंगे। बड़ौच बंदरगाह था। वाराणसी और भागलपुर के व्यापारी बर्मा के साथ व्यापार करते थे। बर्मा में गुप्त काल के काफ़ी बौद्ध अवशेष मिले हैं। भारत ने ईसा की पहली सदी से ही इंडोनेशिया, जिसे जावा बोला जाता था तब, इंडोनेशिया के साथ, जिसे प्राचीन भारत के लोग स्वर्णद्वीप कहते थे। तो स्वर्णद्वीप किसे कहते थे ये याद कर लेना है आपको, इंडोनेशिया को कहते थे। थोड़ा सा जानकारी इस प्रकार की होनी चाहिए, लेकिन नोट वही करना है जो काफ़ी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो, जो आधुनिक दुनिया को रिलेट कर रहा हो। घनिष्ठ व्यापारी संबंध स्थापित किए। यहाँ भारतीय बस्तियाँ सबसे पहले 56, ठीक है, 56 ईस्वी में स्थापित हुई थी। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। इसे आप नोट कर लीजिए, सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, कितने सन में हुई थी? 56 ईस्वी के आसपास हुई थी। ईस्वी की 2री सदी में यहाँ कई छोटे छोटे भारतीय राज्य कायम किए गए, जब चीनी यात्री फाहियान 5वीं सदी में जावा गया था। तो जावा भी गया था फाहियान, ठीक है, भारत के रास्ते से। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फाहियान हम वैसे अलग से कवर करेंगे, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। भारत के बारे में क्या लिखा, राजाओं के बारे में क्या लिखा, ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए। 2-3 ये जो लेखक हैं उनके बारे में। तो उसने वहाँ पर ब्राह्मण धर्म फैला दिया, ठीक है। तो जावा में किसने फैलाया धर्म, किसने फैलाया? फाहियान ने फैला दिया। ईस्वी सन की आरंभिक सदियों में पल्लवों ने
पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित कर ली थी। ठीक है, तो पल्लव कहाँ तक पहुंच गए थे? सुमात्रा तक पहुंच गए, इंडोनेशिया के पास ही। आपके दिमाग में इमेज तो बन रही है ना, इमेज बनाते जाइए, बहुत धीरे धीरे आपको चीज़ें बता रहा हूँ। काल क्रमेण में अगर कोई बोर हो रहे हो ना, तो बोर हो रहे का मतलब ये है कि आप असली स्टडी को नहीं चाहते हो, आप वही चाहते हो, केवल बकवासबाजी हो। मैं देख रहा हूँ कल का वीडियो जो है किसी ने ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, जबकि उसमें इतनी काम की चीज़ थी, इतनी बहुत ज़्यादा। ठीक है, मत देखिए, आपकी मर्जी है। आप देखिए, जो लोग देख रहे हैं उन्हें ये वीडियो फैलाना पड़ेगा दोस्तों। कालक्रमेण वे सभी श्री विजय राज्य के रूप में परिणत हुए, जो राज्य 5वीं से 10वीं सदी तक महत्वपूर्ण शक्ति और भारतीय संस्कृति का केंद्र बना रहा। जावा और सुमात्रा की भारतीय बस्तियां भारतीय संस्कृति के प्रसार का द्वार बन गईं। बस्तियों को स्थापित करने का सिलसिला आगे भी जारी रहा। हिंद चीन में, जो संप्रति वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के रूप में बटा था, संप्रति भारतीयों ने कंबोज और चंपा में 2 शक्तिशाली राज्य स्थापित कर लिए थे। कंबोज अर्थात आज का कंबोडिया, ठीक है, भारतीय राज्य जो स्थापित थे कंबोडिया में, का शक्तिशाली राज्य 6ठी शताब्दी में स्थापित हुआ था। उसके शासक कौन थे? सैब थे। तो कंबोडिया के जो शासक थे कंबोज के, वो कौन थे? इस प्रकार से कुछ आ जाए तो वो थे सैब। ठीक है, या मैचिंग करने के लिए कुछ आ जाए। ये फैक्ट आपको हमेशा जो मैं बता रहा हूँ वो काम आएंगे, आपके यूपीएससी में ही काम आएंगे, क्योंकि पूरी किताब रिलेट करनी पड़ती है आपको। ठीक है, उन्होंने कंबोज को संस्कृत विद्या का केंद्र स्थल बना दिया। यहाँ असंख्य अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए। कंबोज के निकट चंपा, ठीक है, कंबोज के निकट क्या थी? चंपा है। एक बार मैप निकाल लीजिएगा, आपके पास हो, वरना मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें उत्तरी वियतनाम की सीमा पट्टी सहित दक्षिण वियतनाम शामिल है। व्यापारियों ने अपनी बस्तियां बनाई। चंपा का राजा भी सैब ही था। ठीक है, शिव की पूजा करता था। उसकी राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। सोचिए, यह देश वेदों और धर्मशास्त्रों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। हिंद महासागर स्थित भारतीय बस्तियां 13वीं सदी तक फलती फूलती रहीं, और इस अवधि में भारतीय लोग स्थानीय लोगों के साथ साथ घुल मिल गए। इस प्रकार दोनों के लगातार घुल मिले रहने के कारण यहाँ नए प्रकार की कला, भाषा और साहित्य का क्या हो गया? उदय हो गया। इन देशों में हम ऐसे कई कलाकृतियाँ पाते हैं जो भारतीय और स्थानीय तत्वों का सफल मिश्रण दिखलाती हैं। यह अद्भुत बात है कि सबसे विशाल बौद्ध मंदिर भारत में नहीं बल्कि कहाँ पर है दोस्तों? कंबोडिया के बोरोबुदुर में है। ठीक है, कंबोडिया का मंदिर है ये। विहंगम दृश्य है, बहुत भव्य दृश्य जो है आपको ये दिखाई दे रहा है। कंबोडिया में ये मंदिर है। यह संसार भर में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर माना जाता है। इसका निर्माण कब हुआ था? ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। 8वीं सदी में हुआ था। इस पर बुद्ध के 436 चित्र क्या हैं? उत्कीर्ण हैं। ठीक है, ऊपर से उभरे हुए जो चित्र होते हैं वो वाले। कंबोडिया के अंकोरवाट का मंदिर बोरोबुदुर के मंदिर से भी बड़ा है। कंबोडिया का एक अंकोरवाट मंदिर है, वो बोरोबुदुर से भी बड़ा है। मध्यकाल में निर्मित होने पर भी इसकी तुलना मिस्रियों, जो मिस्र के निवासी थे, यूनानियों की उत्कृष्ट कला शैलियों से की जाती है। मध्यकाल में हुआ था इसका निर्माण, किसका? अंकुरवाट का। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ उभरी हुई मूर्तियों में अंकित है। अब इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि बोरोबुदुर में छपी हुई हैं रामायण महाभारत की या फिर अंकुरवाट में। नोट कर लीजिए से अंकुरवाट मंदिर में या छपी हुई हैं। ठीक है, और की कहानियाँ उभरी हुई मूर्तियों में अंकित है। उभरी हुई मूर्तियों में अंकित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये शब्द पर ध्यान देना है, इसी प्रकार से आप कन्फ्यूज हो जाओगे।
उभरी हुई मूर्तियां, यानी कि उभरी हुई मूर्तियां हैं, कोई चित्रकारी नहीं है वहां पर। समझ रहे हैं ना? इसी प्रकार से फंसा दिया जाएगा। जैसे आप प्रश्न देखोगे प्राचीन इतिहास में, बस यहीं पर छोटी छोटी मिस्टेक करवा देते हैं आपसे। इंडोनेशिया में रामायण की कहानी इतनी लोकप्रिय है कि वहाँ की जनता इस पर आधारित लोक नाट्य खेलती है। इंडोनेशिया भाषा बहसा इंडोनेशिया में अनगिनत संस्कृत शब्द हैं। मूर्तियों के बारे में कहा जाता है कि थाईलैंड में मिला बुद्ध का मुंड, बुद्ध का जो सिर जो है, कंबोज में पाया गया बुद्ध का मुंड और जावा में मिली कांसे की शानदार मूर्तियां दक्षिण पूर्व एशिया की स्थानीय कला परंपराओं के साथ भारतीय कला के संगम के उत्कृष्टतम नमूने हैं। इस प्रकार चित्रकला के ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण जिनकी तुलना अजंता के चित्र से की जाती है, न केवल श्रीलंका में बल्कि चीनी सीमा पर तुन हुआंड गुफाओं में भी की जाती है। तो बाई चांस इस प्रकार का कोई नाम आ जाए, तुन हुआंड गुफाएं किससे संबंधित हैं? ठीक है, तो चीन में है ये। ठीक है, यह समझना गलत होगा कि भारतीय, ये एक निष्कर्ष के तौर पर आपने एक लेख लिख दिया कि संपर्क से क्या हुआ, प्राचीन भारत के जो लोग थे उनका संपर्क दूसरे देशों से हुआ, तो उसका एक निचोड़ सा आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसको कंक्लूजन थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ समझना गलत होगा कि भारतीय संस्कृति के प्रसार का श्रेय केवल धर्म को है, केवल धर्म को ही नहीं है। धर्म प्रचारकों के पीछे पीछे व्यापारी और विजयाकांक्षी भी आते रहे। ठीक है, उन्होंने मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। दक्षिण पूर्व एशिया के इन क्षेत्रों को दिए गए नाम सुवर्ण भूमि और स्वर्णद्वीप स्वयं सूचित करते हैं कि भारतीय वहाँ सोने की खोज में गए थे। ठीक है, नाम ही उनका वो दे दिया, तो सोने की खोज में गए थे। व्यापार से वस्तुओं का विनिमय हुआ ही साथ सांस्कृतिक तत्वों का भी विनिमय हो गया। यह मानना गलत होगा कि केवल भारतीयों ने ही केवल पड़ोसियों के सांस्कृतिक विकास में योगदान किया। यह दो तरफा प्रक्रिया थी। भारतीयों ने अपने दूर और पास के पड़ोसियों के भौतिक संस्कृति के कई उपादेय तत्व लिए भी। ठीक है, उन्होंने यूनानी और रोमन से सोने का सिक्का ढालना सीखा। तो यूनानी और रोमनों से क्या सीखा? सोने का सिक्का ढालना। सोने का सिक्का जो ढलाई जो होती थी प्रॉपर वे में, वो कहाँ से सीखी? यूनानियों से और रोमन लोगों से। चीनियों से क्या सीखा था? रेशम पैदा करना सीखा था। इंडोनेशिया से क्या सीखा था? पान के बेल लगाना सीखा था। पान के जो पत्ते होते हैं वो कि कहाँ से सीखे? इंडोनेशिया से दोस्तों। ठीक है, कई नोट कर लीजिएगा इन्हें। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आपको चीज़ें, अन्य यानी कि अन्य चीज़ें भी अपने पड़ोसी देशों से सीखी। इस प्रकार कपास उगाने का कौशल भारत से चीन, जैसे कपास उगाना कहाँ से कहाँ पहुँचा? भारत से पहुँचा। कहाँ पर? चीन और मध्य एशिया गया। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। कपास उगाना सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? कपास का जो उल्लेख है वो हड़प्पा सभ्यता में मिलता है, यानी कि हमारे यहाँ पर। हमसे किसने सीखा? चीन ने, और मध्य एशिया में पहुँचा। लेकिन रेशम उगाना किससे सीखा हमने? चीन से। कन्फ्यूज नहीं होना है, आ जाएंगे कभी भी। ऐसा प्रतीत होता है कि कला, धर्म, लिपि और भाषा के क्षेत्र में भारत का योगदान अधिक मूल्यवान रहा, परंतु पड़ोसी देशों में जो संस्कृति विकसित हुई वह किसी भी तरह भारतीय संस्कृति की प्रतिकृति मात्र न थी। जिस प्रकार भारत ने विदेशी प्रभावों के बावजूद अपने व्यक्तित्व को बनाए रखा, उसका विकास किया, उसी प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने भारतीय संस्कृति के कई तत्वों को मिलाकर अपनी संस्कृति
विकसित की। तो ये हो गया कन्फ्यूजन कि दोनों ने एक दूसरे से क्या सीखा। कभी भी मेंस में प्रश्न बन सकता है। और प्री के लिए मैंने चीज़ें कुछ बता दी, आप उन्हें नोट कर लीजिएगा। ये मेंस के कुछ प्रश्न हैं, ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको आप लिखने का प्रयास करिए। प्रश्न यहीं से बनते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन्हें आप पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए अनअकैडमी का जो चल रहा है, ठीक है, T20। तो इस वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल।